टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है गार्डन में राख का महत्व और उसका उपयोग। राख जिससे कि हम सब परिचित हैं। राख अगर मंदिर में होती है तो विभूति है, और अगर वो शिव के बदन पे लग जाए तो वो भस्म कहलाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राख को हम गार्डन में भी बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो राख की संरचना होती है वो बहुत ही रिच होती है मिनरल्स में। यदि हम राख के एनपीके रेशियो की बात करें तो राख में इसका रेशियो होता है 0:1:3, यानी कि इसमें 0% नाइट्रोजन, 1 हिस्सा फास्फोरस और 3 हिस्सा होता है पोटेशियम, जो कि हम सब जानते हैं कि पोटाश का उपयोग फूलों में, फलों में, सब्जियों में, क्रॉप्स में टेस्ट, कलर और फ्लेवर्स इनहेंस करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा राख में बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि जिंक, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, निकल, जो बोरोन, जो कि हमारे पेड़ पौधों की वृद्धि में बहुत सहायक है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राख का इस्तेमाल हम गार्डनिंग में कैसे करें, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति की होती है। इसकी जो टेंडेंसी है वो एल्कलाइन होती है। ये एसिडिक सॉइल को एल्कलाइन बना देती है। नॉर्मल जो सॉइल होती है उसका पीएच, एसिडिक सॉइल का जो पीएच होता है वो होता है 6.5, न्यूट्रल सॉइल का 7, और जब हम उसमें एल्कलाइन सॉइल होती है वो तो उसका पीएच 7.5 होता है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी एल्कलाइन सॉइल की ज़रूरत होती है। उनमें जैसे कि फलों वाले कुछ पौधे हैं, नींबू हुआ, इसके अलावा बैगन है, या फिर गोभी, सभी तरह की मटर, बीन्स, और भी कई सारी सब्जियां हैं, कद्दू की फैमिली की सब्जियां हैं, अरबी है, केला है। इन सब में एल्कलाइन सॉइल अच्छे से काम करती है, तो इन सब में हम राख का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी है जैसे कि आलू या फिर शकरकंद, इनको राख पसंद नहीं होती है। तो कहाँ हमें राख का उपयोग करना है और कहाँ नहीं करना है, ये भी हमें जानना जरूरी है। राख का इटसेल्फ का जो पीएच होता है वो होता है 9.5 to 13.5। तो अगर आपको सॉइल को एल्कलाइन बनाना है तो आप उसमें राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। राख का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाता। राख को अगर आपका 10-12 इंच के गमले में आपने लगा रखी है तो उसके लिए आप 1 से 2 चम्मच मैक्सिमम राख को आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर इसको पत्तियों पे भी छिड़क सकते हैं। राख को स्प्रिंकल करने का एक और फायदा बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इससे हमें पेस्ट से छुटकारा मिलता है। एफिड्स, स्नेल्स, इसके अलावा सेंटीपेड्स और भी जो चिपकने वाले कीड़े हैं, अगर आप अपनी मिट्टी में राख डालते हैं तो राख डालने की वजह से राख में जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट इन छोटे छोटे पेस्ट को चलने में इरिटेशन करते हैं, उन्हें बेचैनी होती है। स्नेल हुआ, एफिड हुआ, स्लग हुआ, ये सब चलने में बेचैनी महसूस करते हैं और ये पौधे के पास नहीं आते हैं। तो राख का उपयोग आप पेस्ट कंट्रोल के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर राख आप पत्तियों में छिड़कते हैं तो जो पत्तियों को तरने वाले कीड़े होते हैं और उनके लार्वा होते हैं वो भी दूर चले जाते हैं। एक और बात, राख से कीड़े मरते नहीं हैं बल्कि दूर चले जाते हैं, तो आपको जीव हत्या का पाप भी नहीं लगता। राख में कुछ मिनरल्स होते हैं और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। तो जब हम कॉम्पोस्ट में थोड़ी सी राख मिला देते हैं तो उसके जो मिनरल्स होते हैं वो तो कॉम्पोस्ट को रिच करते हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं वो लीचेड में बह जाते हैं। तो आप अपनी कॉम्पोस्ट में भी राख मिलाइएगा, ये आपकी सॉइल को और ज़्यादा, कॉम्पोस्ट को और ज़्यादा एनरिच करेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। अब सवाल उठता ये है कि हम राख कौन सी इस्तेमाल करें। तो जो हार्डवुड की राख होती है, जो चूल्हे में जलाई जाती है, होली के टाइम पे जलाई जाती है, जैसे नीम की लकड़ी की या कीकर, बबूल की लकड़ी की, पीपल की लकड़ी की, ये जो राख होती है ये बहुत ही रिच होती है। और राख में भी अलग अलग लकड़ियों की राख अगर मिल जाए, बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हवन की लकड़ी, हवन में नवग्रह की लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, उसकी जो ऐश होती है वो बहुत ही अच्छी और एनरिच होती है।
और एक और बात फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि राख की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राख जो होती है वो मिट्टी को क्षारीय बनाती है। तो हम इसे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में और बहुत ही पतली सी सतह हम इस्तेमाल करते हैं। तो राख आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़ी ही मात्रा में राख का आपको इस्तेमाल करना होता है, जो कि हमें आसानी से इस तरीके से मिल जाती है। तो और इसके साथ साथ अगर लकड़ी की आप राख खुद से बना रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि वो लकड़ी पेंटेड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कपड़े वगैरह की राख उतनी काम की उपयोग में नहीं होती। एक और चीज़, जब आप वो डैश इस्तेमाल करें तो कुछ बातें को आपको ध्यान रखना है। एक तो आप वो डैश बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी बात, जब भी आप वो डैश इस्तेमाल करेंगे तो ये मई जून की जो गर्मी है जिसमें 40-42 टेम्परेचर है, इस स्थिति में आपको वो डैश का इस्तेमाल नहीं करना होता। और दूसरी बात कि जब भी आप वो डैश इस्तेमाल करें तो आपकी मिट्टी जो है वो वेल वाटर्ड होनी चाहिए, उसमें अच्छे से पानी से गीली होनी चाहिए। अगर आप पत्तियों पे स्प्रिंकल कर रहे हैं तो पत्तियां भी आपकी थोड़ी सी गीली होंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो डैश इस्तेमाल करने के बाद आप उसमें मिट्टी में दोबारा से गुड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपने ऐश इस्तेमाल की है उसमें जब आप वाटरिंग करेंगे फिर से तो जो पानी उसका छन के नीचे जाएगा रूट्स में, वही आपके पौधों को फ़ायदा पहुंचाएगा, उनकी वृद्धि को एंश्योर करेगा। तो गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप राख का इस्तेमाल कर रहे हैं, और राख का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में करें। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि हम पुराने ज़माने में जो लोग 40-50 साल की उम्र के हैं और जिन्होंने गांव थोड़ा बहुत देखा है, उन्होंने ये देखा होगा कि गांव में जो है हाथ धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, इसके अलावा दांत मांजने के लिए राख का बहुत इसमें इस्तेमाल किया जाता था। ये एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, आप सैनिटाइजर कह लीजिएगा। और इसके साथ साथ पशुओं को भी राख का पानी पिलाया जाता है। राख के बाल्टी में राख भर दी और उसमें पानी भर दिया जाता है और उस पानी को नितार के पशुओं को पिलाया जाता है। ये एक डीवॉर्मिंग का काम करते हैं। और ऐसी डीवॉर्मिंग कई सारे, जैसे आप देखा होगा कि कई लोग राख का पानी पीते हैं, कई साधु महात्मा राख का पानी पीते हैं। ये बॉडी में एक तो एल्कलिनिटी बढ़ाता है, एसिडिटी को कम करता है, और हमारे शरीर के में बहुत सारे मिनरल्स को रिप्लेनिश करता है, मिनरल्स की क्षति को पूरा करता है। और एक चुटकी राख काफ़ी होती है इस सब के लिए। हमें अपनी संस्कृति से जोड़ना है, और संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सदियों से हमारे यहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, और अगर हम उनको समझें और जानें तो हम आसानी से बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो हमारी ये राख में ही अल्टीमेटली समानी है। तो आप देखिए कि जब मनुष्य जीवन का अंत होता है तो राख को नदी में प्रवाहित किया जाता है, और नदी में इसलिए प्रवाहित किया जाता है कि हम जो पंच तत्व से बने हैं वो पंच तत्व में ही विलीन हो जाए। और इसके अलावा राख के उपयोग से नदियाँ भी शुद्ध होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द हैप्पी गार्डनिंग।